नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं मैं एक नई शिफ्ट के साथ में, जो आपको मैं यहां पे पीवाईक्यूज की शिफ्ट करा रहा था। जैसा कि आपको पता है कि शाम के 6 बज चुके हैं और शाम के 6 बजे मेरे द्वारा आपको साइंस का पीवाईक्यूज कराए जाते हैं, जिसमें मैं आपको ग्रुप डी में आए हुए उन क्वेश्चंस को कराता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज हम कौन सी शिफ्ट करने वाले हैं, तो आपको यहां पे दिखाई दे रही होगी। आज हम 26 अगस्त 2022 की शिफ्ट सेकंड को करने वाले हैं। इससे पहले जो क्लास हुई थी वो शिफ्ट फर्स्ट की हुई थी और इसके बाद हम थर्ड शिफ्ट भी करने वाले हैं। तो चलिए पहले सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को करते हैं और इससे पहले हम समझते हैं कि इन क्लासेस को कौन कौन लेता है। तो आपको बता दूं कि यहां पर ये ललित सर के द्वारा जो क्लास ली जाती है वो जीएस की ली जाती है और शाम को 5 बजे रहती है, और यहाँ पे मेरे द्वारा जो क्लास ली जाती हैं वो आपको शाम को 6 बजे मिलती हैं और ये क्लासेस मैं पढ़ाता हूँ, सभी को पता है। और यादवेन सर के द्वारा जो यहाँ पे मैथ्स की क्लासेस ली जाती हैं ये शाम को 8 बजे मिलती हैं। और जो लोग यहाँ पे मिले हैं, जितने भी साथी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, एएसपी हो गए, अमन, रामकृष्ण कुशवाहा और इसके अलावा मिश्रा गर्ल, सभी को गुड इवनिंग। और इसी के साथ में आप इस क्लास को शेयर जरूर कर देना, जिससे आपके जो साथी हैं पढ़ना चाहते हैं और वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, नंबर नहीं मांगना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है सर, आप लेट हो गए। हाँ जी, क्लास चल रही थी इससे पहले मेरी एक क्लास, इस वजह से मैं लेट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, हम अब पढ़ लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे द्वारा रोजाना क्लासेस ली जाती हैं। कभी कभी मिस हो जाता है तो उसका रीजन ये है कि क्लासेस अदर क्लासेस भी चलती हैं, तो उनको भी लेना होता है। ठीक है, चलिए अब बात करता हूं कि क्लासेस आपने आज की देख ली होगी और आज आप जुड़े भी हैं, तो पहले की क्लासेस कहाँ मिलेंगी? तो पहले की क्लासेस यादवेन स्मार्ट क्लासेस की प्लेलिस्ट पर मिलेंगी, जिसमें मैंने आपको जीएस और इसके अलावा साइंस और मैथमेटिक्स की क्लासेस आपको मिलती हैं। सारी पीवाईक्यूज की क्लासेस यहाँ पे हैं। 17 अगस्त 2022 से लेकर 26 अगस्त 2022 की शिफ्ट सेकंड तक की क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ चाहिए होता है, सबको पीडीएफ चाहिए। तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा और टेलीग्राम पे हमारा चैनल यादवेन स्मार्ट क्लासेस, इसको सर्च करना पड़ेगा और सर्च करने के बाद जब आ जाएगा तो भाई ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। सारी पीडीएफ आपको एक जगह पर मिलने वाली है। तो चलें स्टार्ट करें। हम पहले से ही ऐड हैं सर, तो बहुत अच्छी बात है अगर आप पहले से ऐड हो। हाँ जी बिल्कुल, शर्मा नमस्ते। अब यहाँ पे कौन से शर्मा आ चुके हैं? ओहो, त्रिषा शर्मा आ चुके हैं। मैंने कहा भाई मैं भी शर्मा ही हूँ तो मुझसे भी नमस्ते कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। भाई मैं भी देख रहा था आपके मैसेज, नंबर बांट रहे थे, मुझे पता है। चलो आ जाओ इसी पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। पहला कहता है, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तो आपको पता होना चाहिए कोई पदार्थ है, अभिक्रिया करता है, रिएक्शंस करेंगे और रिएक्शन के दौरान यहां पे वो ऑक्सीजन को क्या करता है? रिसीव करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन को देखो और आंसर दो। तो याद रखना, हमारे सामने चीजें लिखी हुई हैं, न्यूट्रलाइजेशन, डिकम्पोज, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। तो ये चारों चीजों में से कोई एक होने वाला है। तो ऑक्सीजन, जब भी ऑक्सीजन ग्रहण किया जाएगा, क्या किया जाएगा? ऑक्सीजन ग्रहण किया जाएगा, यानी ऑक्सीजन को रिसीव कर रहे हैं। तो रिसीव पर हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, यानी वो प्रोसेस क्या होगी? ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी। तो जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास में हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में मैंने क्या किया? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई और अभिक्रिया के दौरान अब क्या होगा? मुझे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। तो ये क्या बना देगा? ये जल बना देगा, 2H2O। आया समझ? तो यहां पे ऑक्सीजन क्या हुआ है? ग्रहण हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा है और ऑक्सीजन जुड़ने को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इस वजह से इसका जो आंसर होना है वो क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही होंगे और जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी नहीं है, चलिए सी और सभी का आंसर आ चुका है सी, और त्रिषा शर्मा का बिल्कुल सही आंसर है। रामकृष्ण, मिश्रा गर्ल, ऋतु कुमारी, सभी ने आंसर दे दिया है। अमन का भी आंसर बिल्कुल सही है। आते हैं, बाकी मैंने ये डिटेल लिखी है। ऑक्सीजन ग्रहण करना, ऑक्सीडेशन होना, यहाँ ने आपने देखा होगा कि लोहे पर जंग लग जाती है। क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। और जब लोहे पर जंग लग रही है, वो किसका एग्जाम्पल है? तो याद रखना, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस का एग्जाम्पल है। जब फेरस को, यानी आयरन को ऑक्सीजन से हमने क्या करा दिया? अभिक्रिया करा दी, तो यहां पे क्या बन जाएगा? ये जंग वाला लोहा बन जाता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है। तो ये आपका एग्जाम्पल
हो जाएगा। ठीक है जी। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। यहां पे लिखा हुआ है कोई एक प्रकाश किरण है। भाई प्रकाश किरण है, रेज की बात आ रही है, तो कोई ना कोई या तो दर्पण होगा या फिर लेंस होगा। तो चलिए बात करते हैं, क्या कहता है। एक प्रकाश किरण एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के बिंदु M पर आपतित होती है। अब आपसे अगर मैं ये कहूं उत्तल दर्पण कैसा होता है, दिमाग लगाओ, उत्तल दर्पण कैसा होता है। इसके इनर पार्ट पे पॉलिश करें या इसके आउटर वाले पार्ट पे पॉलिश करें, तो आप यहां पे क्या बताओगे कि ये है आपके पास में दर्पण, और इसके इनर पार्ट पे यानी अंदर वाले पार्ट पे मैंने क्या कर दी है, पॉलिश कर दी है। और जब अंदर वाले पार्ट पे पॉलिश करेंगे तो बाहर वाला रिफ्लेक्टेड एरिया बन जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? ठीक है। तो अब आपसे यहां पे मैं ये कहूं कि ये जो यहां पे उत्तल दर्पण बना है इसका क्या है, इसका वक्रता केंद्र है। अब दिमाग लगाना, वक्रता केंद्र कहां पे होगा? उस जगह होगा जहां पे ये पूरा एक सर्कल बना देगा, जहां पे गोला बनाएगा। तो इस साइड तो ये गोला बना नहीं पाएगा भाई। अगर मैं इसको इस साइड बढ़ा दूं इस तरीके से, तो ये क्या बना देगा, ये गोला बना देगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा वक्रता त्रिज्या है वो कहां पे होगी, ये इस गोले का सेंटर होगी। और यहां तक की त्रिज्या क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी। और आर मुझे कितना दिया है, आर बराबर दिया है मुझे 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। अब दिमाग लगाओ, मैंने हमेशा बताया है कि जब भी लेंस के राइट साइड की बात की जाएगी, लेंस के राइट साइड की बात की जाएगी तो सारी चीजें प्लस होंगी, और लेंस के लेफ्ट साइड बात की जाएगी, लेंस हो या दर्पण हो, तो इस लेफ्ट साइड में बात की जाएगी, सारी चीजें माइनस होंगी। तो त्रिज्या कहां पर है, त्रिज्या है राइट साइड में, और राइट साइड का मतलब है ये प्लस में रहने वाली है। तो त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर। अब हमसे बोला है कि वक्रता केंद्र सी से आती हुई प्रतीत होती है और नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए पीसी क्या होगा। तो भाई पीसी का पी कहां पे होगा, पी होता है हमारा पोल, और पोल होता है लेंस का बीच का पार्ट। तो पी और सी कितना हो जाएगा, जितना हमारी त्रिज्या है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी किसने दिया है, अमन भाई गलत है, कोई बात नहीं है। ठीक है, दिव्यांशी नहीं आई है, ठीक है, अभी तक तो नहीं आई है दिव्यांशी। सी आंसर हो गया, त्रिषा ने आंसर दे दिया, रामकृष्ण और एएसपी भाई दोनों ने आंसर गलत दिया, दोनों ने, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। भाई सीधी सीधी बात है, पी का मतलब है पोल और सी का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमेशा जो भी दूरी मापी जाती है वो पोल से मापी जाती है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर कब बनेगा, जब गोला का निर्माण होगा। और गोला कहां बनेगा, जिस साइड चाप होगा। अगर मैं यहां पे अवतल दर्पण बनाता तो अवतल दर्पण के लिए गोले का निर्माण इस तरीके से होता। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जस्ट सामने होता, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जस्ट पीछे है, ये बात आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कंफ्यूजन हो गया? अगर कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, कंफ्यूजन दूर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, और यहां पे लगता है कि कंफ्यूजन होता ही रहेगा तो भाई दोबारा देख लेना। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी है, यानी जब भी हम किसी भी दूरी को मेजर करेंगे तो पोल से करेंगे, ध्रुव से करेंगे। और ध्रुव कहाँ होता है, आपका जो दर्पण होता है, दर्पण का मिडिल पार्ट आपका ध्रुव बन जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। किसी 1 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लैम लिखा, भाई लेंस के, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर, ठीक है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। अब हमें यहां पे सबसे पहले जानना होगा लेंस कौन सा है, उत्तल है। और उत्तल लेंस की जब मैं बात करूंगा तो उत्तल लेंस कैसा होता है भाई, ये होता है, किनारों पे पतला होता है, बीच में मोटा होता है, और ये मुख्य अक्ष होती है लेंस के बिल्कुल जस्ट बीच में से जाती है। अब आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास में जस्ट इसके सामने F1 यानी फोकस होता है, और जहां इमेज बनेगी वहां पर भी एक फोकस होता है, तो हम इसे F2 कहेंगे। ठीक है, अब बताइए क्या बोल रहा है।
1 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, तो हमें वस्तु की ऊंचाई दे रखी है। किसकी? वस्तु की ऊंचाई। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर का दिया है। फिर कहता है 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो भाई फोकस दूरी मैं ये वाली मानूं कि ये वाली मानूं? तो याद रखना, लेंस में जब भी उत्तल लेंस की बात की जाएगी तो फोकस दूरी उसकी ये वाली मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि इमेज हमेशा यहां मिलने वाली है। तो आपको 8 सेंटीमीटर जो दिया है वो ये वाला फोकस दिया है। चलो बात खत्म हो गई। तो इसका मतलब है फोकस यहां पे प्लस होगा या माइनस? तो भाई लेंस के राइट साइड है, तो इसका मतलब ये प्लस का 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आए समझ? फिर मैं बात करता हूं आगे कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई वस्तु रखी है। मुख्य अक्ष के, अब वस्तु को मैं हमेशा कहां रखूंगा? लेफ्ट रखूंगा। मुख्य अक्ष पर रखी है, 12 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो फोकस तो हमारा 8 सेंटीमीटर का है। तो इसका मतलब दूरी वस्तु जो होगी वो यहां रखी है और 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। और 12 सेंटीमीटर की दूरी वाली वस्तु जो है वो 1 सेंटीमीटर की क्या है? ऊंचाई वाली है। इतनी बात समझ में आ गई? हमें यहां क्या दिया है? u दिया है। ये प्लस होगा या माइनस? तो लेंस के लेफ्ट वाला है, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस होगा। इतनी सारी चीजें हमें पता चल गई। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमें मालूम पड़ी। अब मुझे निकालना क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्योंकि प्रतिबिंब इस साइड बनना है, ऊंचाई पता करनी है। लेकिन मेरे पास में प्रतिबिंब की ऊंचाई का फॉर्मूला यहां पे क्या होता है? मैग्निफिकेशन ऑफ, यहां पे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अब मेरे पास तीन चीजों में से केवल एक चीज दी है, वो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, मुझे मैग्निफिकेशन नहीं पता, और मैग्निफिकेशन के लिए एक फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन यू। ना तो मुझे यहां पे बी भी नहीं पता और एम भी नहीं पता। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूं? यहां पर इमेज की दूरी निकालूं, और इमेज की दूरी के लिए लेंस फॉर्मूला का यूज करूंगा। और लेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई? 1 अपॉन एफ होता है। लेंस का फॉर्मूला 1 अपॉन एफ होता है, और 1 अपॉन बी माइनस का 1 अपॉन यू होता है। ये होता है। आपको बस करना क्या है? वैल्यू को पुट करना है। एफ की वैल्यू कितनी दी है? एफ की वैल्यू 8 दी है, तो मैंने रख दिया 1 अपॉन 8। बी की ये क्या है? बी है। बी मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने क्या किया? ये रख दिया 1 अपॉन बी। और माइनस का 1 अपॉन यू की वैल्यू कितनी दी है? माइनस का 12 दी है, तो हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का 12। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है? ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, और इसके बाद जब मैं इसे फिर इधर लेके आऊंगा तो भी माइनस हो जाएगा। तो यहां पे 1 अपॉन बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 8 माइनस का 1 अपॉन 12। इतनी बात समझ में आई? माइनस माइनस प्लस, और इसको इस साइड लेके आया तो माइनस हो गया भाई। ठीक है, सवाल जो है ना, जब करने वाले होते हैं तो लोगों के दिमाग फिर ऐसे होते हैं कि चलो मैं चल रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। समझने की कोशिश की नहीं है, इतने अच्छी तरीके से बता रहा हूं, उसके बाद में जाना है तो कोई बात नहीं है, मेरा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, अब यहां पे क्या करना है? इनका एलसीएम। भाई एलसीएम लेना जानते हो कि नहीं? बाय कर जाओगे, एलसीएम लेना तो सीख जाओगे कि इसके बाद में ये क्या हो जाएगा? 8 और 12 का एलसीएम क्या होता है? तो 8 और 12 का एलसीएम होता है 24, और 8 से हो जाएगा ये 3, और 12 से हो जाएगा ये 2। कितना आया? 1 अपॉन 24। ठीक है, और ये वैल्यू जो आई है ये 1 अपॉन बी की है, इसलिए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी की वैल्यू हो जाएगी यहां पे 24 सेंटीमीटर। मेरे पास बी की वैल्यू आ चुकी है, और जब बी की वैल्यू आ चुकी है तो मैं फिर अगले फॉर्मूले पे काम करूंगा। तो m बराबर होता है माइनस का बी अपॉन यू, और माइनस का बी है तो माइनस बी का मतलब है 24, और u का मतलब कितना है? u का मतलब है मेरे पास में माइनस का 12। ठीक है, अब बताओ क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस कट जाएगा, और अब माइनस से माइनस कटेगा, 12 से 24 कटेगा, 2 आएगा। मैग्निफिकेशन कितना आया? प्लस का 2 आया। अब मेरे पास में मैग्निफिकेशन भी है, और मेरे पास में b की वैल्यू भी है, मेरे पास u की वैल्यू भी है, और यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी है। तो मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लेता हूं, जो कि क्या होता है? m बराबर होता है क्या? m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m कितना है?
2 है, हाइट ऑफ इमेज पता करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इतना है 1 है, तो मेरे पास में हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, 2 आ गई। फॉर्मूला यहीं पर हो गया खत्म, और जो इमेज बनेगी वो 2 सेंटीमीटर की बनेगी, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये बात किसे समझ में आई? सर माइक नीचे हो गई है, वॉइस स्लो आ, एक बार फिर लगा आ रही है, वॉइस सही है, सही तो है। देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था लेकिन समझने वाला है, और भी आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए ध्यान दीजिए। मेरे पास में क्या था, 1 सेंटीमीटर लंबी वस्तु थी, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, 8 सेंटीमीटर का फोकस था, तो फोकस हमेशा इसका इस साइड लेंगे, तो फोकस हो गया 8 सेंटीमीटर प्लस में लिया। उत्तर लेंस के मुख्य अक्ष पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो हमेशा वस्तु की दूरी माइनस होती है, क्योंकि वस्तु हमेशा लेफ्ट में रखी जाती है, -12 हो गया। मुझे निकालना है प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए मेरे पास में फॉर्मूला होता है ये, मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन मेरे पास में ना ही मैग्निफिकेशन है ना ही हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो मैं क्या करूं, सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट तो है लेकिन हाइट ऑफ इमेज और मैग्निफिकेशन नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले फोकस वाला फॉर्मूला लगाया, लेंस का फॉर्मूला लगाया, जो कि ये होता है। इसमें मैंने वैल्यू को पुट किया, मुझे पास में फोकस यानी वैल्यू किसकी आ गई, बी की दूरी आ गई, बी का मतलब इमेज की दूरी आ गई। फिर इसके बाद में मेरे पास बी हो गया, मेरे पास यू हो गया, और इसके अलावा मुझे मैग्निफिकेशन की जरूरत है, तो मैग्निफिकेशन से मैंने माइनस का बी अपॉन यू का यूज किया और मैग्निफिकेशन लेके आया +2। अब मेरे पास में मैग्निफिकेशन है और मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं, क्योंकि अब मैग्निफिकेशन और ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, लगाया निकल के आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी के बाद में बढ़ते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इसको पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो। भाई क्वेश्चन थोड़े अगर टफ होते हैं ना तो भागना नहीं चाहिए, क्वेश्चन का सॉल्व करना चाहिए, कि अगर मैं अभी प्रैक्टिस में सॉल्व नहीं कर रहा हूं तो एग्जाम में तो 100% छोड़ के आने वाला हूं। प्रैक्टिस में सॉल्व नहीं किया तो मैं छोड़ूंगा ही, सीधी सीधी बात है। तो छोड़ना क्यों, जब मुझे समझाया जा रहा है, जब मुझे कराया जा रहा है तो करो ना, अभी से भाग रहे हो। इसको बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या, भाई चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो आप बताओ, हमें क्या बताना है, बढ़ाना है भाई, हमें बढ़ाना है विभवांतर। क्या बताना है यहाँ पे, विभवांतर के परिमाण को बढ़ाना है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको 2 सिरों पे मिलेगा। मैंने बोला ये मेरे पास में वायर है और इस वायर के पास में पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे होगा, इस वायर के पास जब मैं बैटरी से जोड़ूं तो यहाँ पे इसके दोनों सिरों पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी विभवांतर होगा। अब मैं इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दूं और यहाँ पे कुंडली वाला क्षेत्र रखूं, यानी कुंडली, इस वायर का मतलब है कि इस पे मैंने कुंडली लगा दी। ठीक, अब देखो कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना, तो भाई अगर मैं कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि कर दूं, ठीक है, फेरों की संख्या में वृद्धि कर दूं तो इसका मतलब है कि मैं विभवांतर में वृद्धि कर रहा हूं, उसका विभवांतर भी बढ़ जाएगा। फेरों की संख्या बढ़ेगी तो विभवांतर भी बढ़ेगा, चुंबकीय प्रवाह बढ़ेगा और चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन होगा तो अपने आप ही क्या होगा, शक्ति बढ़ेगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता यानी उसकी शक्ति में वृद्धि हो रही है, तो बिल्कुल हो रही है। तो भाई ए भी सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। प्रतिरोधकता में अगर मैं वृद्धि कर दूं तो भाई मैंने अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस बढ़ाने पर क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। चाहे करंट अगर फ्लो नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है, ये विभवांतर को बढ़ाने पर अगर प्रतिरोध भी बढ़ रहा है तो प्रतिरोध वहां पे क्या करेगा, प्रतिरोध उसे करंट को रोकने की कोशिश करेगा। अगर रोक रहा है तो भाई ये बताओ थर्ड वाला कैसे सही हो गया, हमारा फर्स्ट और सेकंड सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ए ऋतु कुमारी का भी ए, रामकृष्णा के भी ए। भाई कैसे, मैंने क्या बताया, सीधी सीधी बात है, कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि, अगर मैं कुंडली के तार में प्रतिरोधकता में वृद्धि कर दूंगा तो अगर
विभवांतर ज्यादा हो जाएगा तो यहां पे करंट ही फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, तो इसका मतलब मुझे यहां पे प्रतिरोध कम करना पड़ेगा, जिससे रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज्यादा रहे। ठीक है, फेरों की संख्या में अगर मैं वृद्धि कर दूंगा तो मुझे यहां पे क्या मिल जाएगी, मुझे यहां पे लेंथ मिल जाएगी, लंबाई ज्यादा मिल जाएगी, और लंबाई ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा। अरे कोई बात नहीं है, गलती हो जाती है, बी आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पे मुझे क्या दिया है, देखो प्रोटीन को पचाना है। क्या पता भाई, हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाएंगे तो खाने में हमें तीन ही चीज पचानी होती हैं। क्या पचाना होता है भाई, हम लोग कहते हैं भाई मैंने चाहे पेटीज खा ली, चाहे मैंने क्या खा लिया, चाहे मैंने बर्गर खा लिया, चाहे मैं पिज्जा खा लूं या खाना खा लूं, कुछ भी खा लूं, मुझे उसमें केवल तीन ही चीजों को पचाना है। कार्बोहाइड्रेट को पचाना है, प्रोटीन को पचाना है, और फैट को पचाना है। मुझे केवल इन तीन चीजों को ही पचाना है। अब आप बताओ, मुझसे बोला गया है प्रोटीन के बारे में, तो मैं प्रोटीन को पचाने के लिए आमाशय में जाना है, क्योंकि आमाशय यानी पेट जो है वो प्रोटीन को पचाता है। तो हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद फूड पाइप से होते हुए वो सबसे पहले कहाँ जाता है, हमारे पेट में जाता है। और पेट में आपका एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है यहां पे HCl का सेक्रेशन करती है, उसके अलावा पेप्सिन का भी सेक्रेशन करती है। अब यहां पे पेप्सिन करता क्या है, पेप्सिन यहां पे क्या करेगा भाई, पेप्सिन करेगा क्या, प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा। ये क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है, छोटे छोटे टुकड़ों में। भाई इनका मतलब क्या है, पेप्टाइड में तोड़ने का सीधा सीधा मतलब है कि मैंने कोई बड़ी चीज छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दी है। अगर मेरे पास में ये चीज बड़ी है तो मैं इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दूं, तो ये क्या होगा, इसका मतलब है कि अब मेरे लिए इसको तो और तोड़ मतलब इसको पचाना आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, खाना खाया, खाना खाने के बाद वो पेट में पहुंचा, वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड काम करती है गैस्ट्रिक जूस निकालने में, और गैस्ट्रिक जूस में आपका मिलता है पेप्सिन और HCl। और पेप्सिन करता क्या है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है, तोड़ देता है। इसका मतलब है तोड़ने का मतलब उसको क्या करेगा, पचाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि हमारे आमाशय में प्रोटीन का भी पाचन होता है, और प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन होता है। तो ये बात आप याद रखना, ग्लैंड जितनी भी ग्लैंड होंगी अगर एक्सोजेनिक हैं, एक्सोजेनिक का मतलब बाह्य वाली जो ग्लैंड है तो वो वहां पर एंजाइम का सेक्रेशन होगा। ठीक है, अगर एंडोक्राइन है तो हार्मोन्स का सेक्रेशन होगा। और ये कौन है, वंदा की क्यूट जाटवनी, अच्छा ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर पे। ये मैंने आपको बता दिया कि ये कोई इंसान है और इंसान के पास में ये आपको जे आकार का दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये है इसका पेट यानी आमाशय। और आमाशय में ये जो एंजाइम है यानी प्रोटीन जो है, इस प्रोटीन को पेप्सिन के द्वारा पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ा गया, और ट्रिप्सिन के द्वारा डाइपेप्टाइड्स में तोड़ा गया, और इरिप्सिन के द्वारा अमीनो एसिड में तोड़ा गया। इसका मतलब क्या है, प्रोटीन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड में। यही हमें पढ़ाया जाता है कि प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। लेकिन करता कौन कौन है, तो सबसे पहले प्रोटीन पेप्सिन जो है प्रोटीन को किस में बदलेगा, पॉलीपेप्टाइड्स में। ट्रिप्सिन जो है पॉलीपेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइड्स में तोड़ेगा, और इसके बाद इरिप्सिन जो है डाइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में तोड़ेगा। ठीक है जी, त्रिषा शर्मा, हाँ जी बिल्कुल। आगे बढ़ें, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे क्या कह रहा है भाई, मेरे पास में L लंबाई का एक क्या है, एक वायर है। ठीक है, चलो ये कहता है मेरे पास में एक L लंबाई का वायर है, ये मैंने बना दिया L लंबाई का वायर। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है, इसके पास में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये पार्ट क्या है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यानी ए है, एरिया है। इसका प्रतिरोध है, यानी ये किसी पदार्थ का बना हुआ है,
उस पदार्थ का जो प्रतिरोध है यानी आर है वो कितना है 0.5 ओम। ठीक है, ये 50 लिख गया, ये ओम है। ठीक, अब आपसे मैं बोलूं समान पदार्थ से निर्मित, यानी जिस पदार्थ से ये बना हुआ है ना, उसी पदार्थ से मैंने क्या बनाया, उसी पदार्थ से एक और वायर बनाया, समान लंबाई यानी लंबाई समान रखी, और 2a अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी दुगना क्षेत्रफल क्या कर दिया मैंने, क्षेत्रफल दुगना कर दिया, वायर मोटा कर दिया, और ये जो है वो 2a हो गया। लंबाई यहां पे l ही है। अब रेजिस्टेंस क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, तो आप बताओ यहां पे प्रतिरोध क्या होगा। तो याद रखना कि हर वायर के पास में प्रतिरोध होता है। लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध जो है, यानी यहां पे मैं कहूं आर जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है ए के, और आर जो है वो समानुपाती होता है एल के। अगर मैंने लंबाई बढ़ाई होती तो प्रतिरोध बढ़ जाता। मैंने क्या किया है, यहां पे एरिया बढ़ाया है, और अगर एरिया बढ़ाया है तो इसका मतलब क्या है, प्रतिरोध कम हो जाएगा। और कितना कम होगा, तो दुगना बढ़ रहा है तो यहां पे प्रतिरोध आधा हो जाएगा, इसका मतलब 0.25 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। और सबने बताया है बी। स्टूडेंट लाइव, गुड इवनिंग भाई। इसी के साथ में अमन, रामकृष्णन, अमन, सभी का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल सही बताया है। 0.25 ओम हो जाएगा। क्षेत्रफल अगर दुगना कर दूं भाई, क्षेत्रफल दुगना कर दो, प्रतिरोध आधा हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि हमारे ट्रांसफॉर्मर से घर तक के लिए जो वायर आ रहा होता है ना, वो आज के टाइम में मोटे मोटे वायर लगाए जा रहे हैं, लगाए जाते हैं ना मोटे मोटे वायर। क्यों? क्योंकि उसमें रजिस्टेंस कम होता है, और रजिस्टेंस कम है तो यहां पे करंट जो है वो फ्लो आसानी से करेगा। अगर रजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। करंट कैसे जाएगा, उसको रोकने वाली चीजें ज्यादा हैं, तो फिर क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। जब रजिस्टेंस कम होगा तो करंट आसानी से फ्लो कर जाएगा। कॉपी पेस्ट किसने किया है भाई, तुम जानो, तुम लोग आंसर दे रहे हो, तुम जानो किसने कॉपी पेस्ट किया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक अवतल दर्पण है 16 सेंटीमीटर का, यानी 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, या नहीं सॉरी, किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग है। तो आपको मैं बता दूं, अगर कोई गोला, चलो मैंने ये लिया, आपको समझा दूं, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये है मेरे पास में कोई गोला, ठीक है, और यहां पे इसकी त्रिज्या कितनी है 16 सेंटीमीटर। तो ये उसका क्या होगा, केंद्र होगा, और त्रिज्या कितनी होगी 16 सेंटीमीटर होगी, यहां से यहां तक की। ठीक, ये बोला है। अब बोला गया है कि यहां से मैं अवतल दर्पण बना दूं। तो मैंने क्या किया, इस गोले से क्या किया, अवतल दर्पण बनाने की कोशिश करी। कैसे बनाऊंगा, तो एक आर्क बनाऊंगा। कैसे बनेगा भाई, तो इस गोले से मैंने, चलो अवतल दर्पण बनाते हैं, चलो आज अवतल दर्पण बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट से ये क्या कर दिया, ये अब अवतल दर्पण बनेगा। लो, ये बना दिया मैंने अवतल दर्पण। अब कहोगे अवतल दर्पण हम कैसे माने, इसलिए मानो क्योंकि इसके बाहर वाले इलाके पे मैंने कर दी है पॉलिश, और बाहर वाले इलाके पे अगर पॉलिश करी है तो यहाँ पे अवतल दर्पण का क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बन जाएगा, जो त्रिज्या थी, और त्रिज्या यहाँ पे क्या होगी, आर होगी, जो कि 16 सेंटीमीटर की है। इसका मुख्य फोकस बताना है। अब याद रखना, फोकस हमेशा किसका, RY2, यानी फोकस जो होता है वो क्या होता है, फोकस हमेशा होता है दुगना, या फिर कहेंगे आर जो होता है वो होता है दुगना। तो फोकस जो हो जाए आधा हो जाएगा। तो यहां पे एफ कितना होगा, ये 16 है, 16 बराबर मैं कर दूंगा 2F। तो एफ की वैल्यू क्या निकल आएगी, 8 निकल के आएगी, 8 सेंटीमीटर। आंसर देख लो, 8 सेंटीमीटर का कहीं दिया हो। भाई इसमें कहीं पर भी 8 सेंटीमीटर नहीं दिया है, दिमाग में आ रहा होगा जिसका मतलब गलत है। तो भाई याद रखना, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। मैं एक ऑप्शन और बना देता हूँ जिसका मतलब है 8 सेंटीमीटर। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि इसमें गलत दिए हैं सारे। राम राम भाई, सब गलत हैं, कैसे आंसर सही दे दिया, निकाला ही नहीं होगा। हमेशा कॉपी पेन का यूज किया करो भाई, कॉपी पेस्ट का नहीं, कॉपी और पेन का यूज किया करो। ऑप्शन ही नहीं है।
आपने अगर सॉल्व करने की कोशिश की होती तो आप आंसर दे देते। अगर सारे ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में ऑप्शन ऐसे ही तो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, 38 हो सकता है 8 लिखा हो, यहाँ पे नहीं है, मैंने इसको अलग से कर दिया। हमारे पास में 16 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और त्रिज्या क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी होगी, और जो हमारा फोकस होता है वो इस त्रिज्या का आधा होता है। ये अगर 16 है ना तो फोकस 8 होगा, अगर ये 32 है ना तो फोकस 16 होगा, तो हमेशा आधा होता है। तो यहाँ पे आधा कितना, 8 सेंटीमीटर होगा, तो मैंने यहाँ पे एक और ऑप्शन बना दिया 8 सेंटीमीटर का। गुरुजी मैंने सॉल्व किया, हाँ जी बिल्कुल भाई, सॉल्व करोगे तब आंसर निकलेंगे, बिना के सॉल्व करे अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं ही पढ़ रहा हूँ। आप सॉल्व नहीं करोगे तो इसका मतलब ये है कि आप बस देखने आए हो। कॉपी पेन हमेशा लेके बैठो, जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, और ये देखो कि यहाँ पे मेरे द्वारा सॉल्व करने पर कितने आंसर सही आ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पढ़ो। बोला गया है मैंने यहाँ पे किसको गर्म किया, लेड नाइट्रेट को। भाई दिमाग में आएगा लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले यही आएगा क्योंकि लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं। तो लेड नाइट्रेट के लिए याद रखना फॉर्मूला होता है, ये हो गया आपके पास में लेड, ठीक है, और नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3, लेकिन इसका जो नाइट्रेट का फॉर्मूला बनेगा लेड नाइट्रेट का वो बन जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। मैंने 2 इसलिए लगाया है क्योंकि हम यहाँ पे रिएक्शंस करने वाले हैं। अब रिएक्शन में क्या किया, मैंने इसको किया है गर्म, ठीक है। गर्म करने पर क्या होगा, लेड ऑक्साइड बनेगा। इसने खुद कह दिया कि मैंने भाई गर्म किया, गर्म करने पर लेड ऑक्साइड बना दिया 2PbO, लेड ऑक्साइड, ठीक है। और यहां पे ऑक्सीजन गैस, भाई ऑक्सीजन गैस क्या होगी, तो ऑक्सीजन गैस होती है O2, चलो इसने कह दिया। और एक भूरे रंग की रहस्यमयी गैस बनती है। अब खुद सोचो, ये है PbO और ये है O2, यहां पे मेरे पास Pb और O2 खत्म हो चुके हैं, यहाँ पे बचा कितना, ये 2 और ये 2, 4 ऑक्सीजन मैंने ले चुका हूं। मेरे पास कितनी है, 6 ऑक्सीजन और ये 8 ऑक्सीजन है, सॉरी 12 ऑक्सीजन है। 12 में से मैंने 4 तो ले ली, बचा क्या, अब मेरे पास में क्या होगा, 8 बची, और 8 मैं कैसे लाऊंगा, सबसे पहले नाइट्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, ऑक्सीजन मेरे पास में बची हैं 8, तो यहाँ पे मैंने बनाया NO2, और ये NO2 अगर मैं यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके ऑक्सीजन कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है, ये बना जो है ना, ये क्या है, यही है वो जो भूरे रंग का धुआं दिखा रहा है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। अगर आपको ऑप्शन में कहीं भी दिख जाए एक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन कितने 2 हैं, तो डाई हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ठीक है। मैंने ऑक्सीजन लिख दिया है, तो ये हो जाएगा ऑक्साइड। देखो ऑप्शन में कहां पे, ऑप्शन नंबर सी में। सी सही होगा। लेड ऑक्साइड को गर्म किया तो हमें लेड ऑक्साइड, सॉरी लेड नाइट्रेट को गर्म किया, लेड ऑक्साइड मिला, ऑक्सीजन मिला, और जो भूरे रंग की रहस्यमयी गैस मिली है ना, वो क्या है, ये है आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ASP ने A बताया था, शिखा का C आंसर है, और रामकृष्णा ने भी सही आंसर दिया है, और बाकी का मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। अगर आपने नहीं किया तो आपने देखा होगा हाइड्रोजन को अगर जलाते हैं तो फट 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 आवाज आती है उसके अंदर, तो ये गुण है उसके अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड को जलाते हैं तो चूने के पानी को ये दूधिया कर देता है। अगर मैं अमोनिया को जलाता हूं तो इसके अंदर घुटन, बहुत ज़्यादा ऐसी गंध आती है जो घुटन पैदा करती है। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये भूरे कलर का धुआं देता है। तो ये क्या है, उनके अंदर गुण हैं, ये क्या है, ये उनके अंदर गुण हैं जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ये लिख के दिया है मैंने, आप इसको सॉल्व करना, आपका आंसर निकल आएगा। अगर सॉल्व करने की कोशिश की जाती, आपके पास में अगर आंसर होते, आंसर का मतलब अगर आपके पास में इन चीज़ों का फॉर्मूला होता, फॉर्मूला लगाते, आप आंसर निकालने की कोशिश करते। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर अब आपके सामने यहाँ पे ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि एक हमारी एप्लीकेशन है यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस, और इस यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन पे अगर आपको साइंस का बैच चाहिए तो साइंस का बैच मात्र आपको 99 रुपये में मेरे द्वारा आपको मिल रहा है। तो क्या आप 99 रुपये में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप मेरे इस बैच को खरीद सकते हैं जो आपका जल्द ही आने वाला है हमारी इस एप्लीकेशन पर। तो मेरे द्वारा साइंस पढ़ने के लिए मात्र 99 रुपये में, 99 रुपये में
आप जुड़ सकते हैं यादविन स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर भी और इसके साथ में एप्लीकेशन पर भी। बाकी ग्रुप डी का अगर आपको बैच खरीदना है तो मात्र 399 रुपए में हम आपको चारों सब्जेक्ट करा रहे हैं, और ये आपको जो मिलने वाला है सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। बाइलिंगुअल रहेगा, ऑफर है 399 रुपए का जो कि एप्लीकेशन पे मिलने वाला है, तो जल्दी कीजिए, जल्दी खरीद लीजिए 399 का। बाकी साइंस का बैच 99 रुपए का, भाई सबसे सस्ता बैच, 100 रुपए में तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं हम लोग। तो क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो, जल्द लाने वाले हैं, टेंशन ना लो। बाकी एक चीज और मैं बता दूं कि हमारे द्वारा यूपीएसआई का बैच लॉन्च होने जा रहा है। यूपीएसआई 2025 का, जहां पर यूपी पुलिस के लिए जो वैकेंसी आ रही है, तो इन वैकेंसी के लिए हम एक बैच लॉन्च कर रहे हैं जो कि आपका बैच का नाम है सम्मान बैच। और इस सम्मान बैच की भी जो फीस है मात्र 399 रुपए है, और इस 399 रुपए में अभी डेमो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप डेमो क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद। यहां पे पूरी टीम आपको यहां पे दिख रही होगी, ये पूरी टीम आपको पढ़ाने वाली है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, स्टैटिक जीके हो, करंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, या फिर मूल विधि हो, सारी चीजें, सारे सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं हमारी टीम के द्वारा। तो आप इसे भी खरीद सकते हैं 399 रुपए में। बाकी आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। भाई हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, तो थोड़ा सा प्रमोशन तो बनता है ना। अगर हम प्रमोशन नहीं करेंगे, कोई अगर प्रमोशन नहीं करेगा तो फिर कैसे चलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा प्रमोशन के बाद आएगा। पढ़ लिया थोड़ी, अगर दो चार क्वेश्चन पहले अगर आपको दो चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कि हाँ ये क्या क्या पढ़ा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आ जाओ। कहता है पौधों में उत्सर्जन। तो भाई उत्सर्जन क्या होता है, एक्सक्रेशन क्या होता है, तो आपको पता है। हम लोग हों, चाहे हम हों, चाहे पौधे हों, या फिर जानवर हों, ये सब क्या करते हैं, अपने अंदर वेस्टेज को बाहर निकालते हैं। यानी हमारे अंदर जो भी हम कुछ खा रहे हैं तो उसकी वेस्टेज बनती है, और उस वेस्टेज को बाहर निकालना होता है। और बाहर निकालने के लिए जिन अंगों का यूज होता है उन्हें हम एक्सक्रेटरी अंग कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं, ठीक है, यानी उत्सर्जन अंग कहते हैं। और यहाँ पे उत्सर्जन सिस्टम यानी कहेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम, जो अंग यूज हो रहे हैं, जो सेल यूज हो रही हैं, जो टिश्यू यूज हो रहे हैं, वो सभी इसमें काम कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं सिस्टम। ठीक, तो बोला गया है, हमारी बात तो हो नहीं रही है, हम सुबह फ्रेश होने जाते ना, वो भी क्या एक वेस्टेज है, अपने द्वारा मल को बाहर निकालना। आपको पता है कि यूरिन आता है ना, बार बार आप जाते हो, पानी पीते हो, यूरिन आता है, पानी पीते हो, यूरिन आता है, ये भी क्या है, ये एक वेस्टेज है जो कि हम बाहर करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको पसीना भी आता है, आता होगा, गर्मी इतनी पड़ रही है, 40 का टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंच गया, इससे ऊपर जा रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, तो यहाँ पर आपको पसीना भी आता है। तो पसीना भी क्या है, एक वेस्टेज ही है हमारी बॉडी से, नाइट्रोजीनियस वेस्टेज हैं जो बाहर निकलती हैं, ठीक। ऐसा ही होता है पौधों में। अब पौधों में यहाँ पे कोई विशिष्ट अंग तो नहीं पाए जाते, तो ये क्या करता है, इनको कहीं ना कहीं स्टोर कर लेता है या फिर किसी के द्वारा बाहर निकाल देता है। अगर मैं कहूँ पत्ती है तो पत्ती के द्वारा स्टोमेटा के थ्रू यहाँ पे वाटर बाहर निकल जाता है। अगर यहाँ पे वैक्यूल्स हैं तो वैक्यूल्स में स्टोर हो जाता है, आपने देखा होगा गोंद के रूप में स्टोर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये उत्सर्जन हो रही हैं, वो चीज़ें स्टोर होती हैं, और पेड़ भी कुछ ना कुछ बाहर कर रहे हैं, ठीक। अब बात आती है कि हमें इनमें से क्या बताना है भाई, यार सभी सही हैं, इसमें से कोई एक है जो गलत है। याद किसको रखना है, गलत को बताना है, बाकी तीन तो सही हैं। तो देख लो, मैं साइड हो जाऊं और साइड हो जाऊं। लो भाई पूरा क्वेश्चन देखो, पढ़ो, समझो कि क्या आंसर होने वाला है। ऑप्शन कहता है ए, उत्सर्जन का तात्पर्य शरीर के अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालना है। तो मैंने अभी बताया कि जब हम कभी भी उत्सर्जन की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि हम अपशिष्ट को बाहर निकाल रहे हैं, अपने अंदर से वेस्टेज को बाहर निकाल रहे हैं, ये उत्सर्जन में आती हैं। बी कहता है पौधे अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन करते हैं किंतु बहुत धीमी गति से करते हैं। भाई पौधे के अंदर डेड सेल्स ज़्यादा हैं और इनके अंदर कोई विशिष्ट अंग तो मिलते नहीं हैं, तो यहाँ पर ये उत्सर्जन तो करते हैं लेकिन बहुत धीमी तरीके से करते हैं, ये भी सही है। फिर कहता है पौधे में उनके अपशिष्ट उत्पादों के निष्कासन के लिए कई विशिष्ट अंग होते हैं। भाई यही मैं बता रहा हूँ
कि इनके पास कोई विशिष्ट अंग नहीं होता। ये विशिष्ट अंग अगर होता तो क्या होता, ये बहुत धीमी गति से उनको बाहर नहीं कर रहे होते, ये स्टोर नहीं कर रहे होते, ये उनको पूरी तरीके से बाहर कर देते। तो इसका मतलब है कि इनके पास कोई विशिष्ट अंग नहीं होता। इस वजह से इनके पास में जो उत्सर्जन होता है उसकी गति क्या होती है, कम होती है, और कम मात्रा में ये उत्सर्जन करते हैं। इस वजह से क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत होगा। हमसे गलत पूछा है, इस क्वेश्चन का आंसर तो सी सही है, लेकिन इनमें पॉइंट गलत की बात आती है तो सी गलत है। आया समझ? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये आया मानव नर के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में। अब बताओ भाई, देखते हैं इसका आंसर कौन देता है सही। यहां पे बोला गया है मानव नर के द्वारा उत्पन्न आधे युग्मकों में कौन सा गुणसूत्र पूरक होगा। आधे युग्मकों की बात हो रही है। ये क्वेश्चन पर्यावरण का है तो भाई हाँ बिल्कुल पर्यावरण का है, और पौधे की बात आ रही है तो बायो का क्वेश्चन है। ठीक है, पर्यावरण और अगर बायो में आता है तो वो भी बात है। पर्यावरण हम कुछ चीज़ें बायो में पढ़ते हैं और कुछ चीज़ें पर्यावरण को अलग में पढ़ते हैं। यहाँ पे बात आती है मानव नर। भाई जितने भी मानव नर हैं वो सुन लो, और नर नहीं है नारी हैं वो भी सुन लो, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। हमारे पास में क्रोमोसोम्स की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 23 पेयर होती है। यानी हमारे पास में क्रोमोसोम्स कितने पाए जाते हैं, तो 46 पाए जाते हैं। गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, लेकिन ये पेयर में होती है, सबको पता है। और इस पेयर में हम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे कि अगर मैं 22 पेयर की बात करूं तो 22 पेयर जो होते हैं वो लड़का और लड़की में सेम होते हैं, यानी ये ऑटोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। लेकिन जो 23वां पेयर है, 23rd पेयर, ये 23वां पेयर ये बताता है कि वो जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। तो यानी ये सेक्स का डिटर्मिनेशन करता है। इस वजह से इसे हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्स का डिटर्मिनेशन करने वाले को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम हैं, और एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, या 23rd पेयर कह सकते हैं, या एक पेयर कह सकते हैं। ठीक है, बात किसकी हो रही है, नर की बात हो रही है, मानव नर की बात हो रही है। तो मानव नर के पास में जो 23वां पेयर होता है वो क्या होता है, XY होता है। किसके अंदर, ये मेल के अंदर बात हो रही है। हमसे ही पूछा गया है कि अगर इसका अर्धसूत्री विभाजन करा दें, यानी हमारे पास में जो गैमेट बन रहा है ना, जो स्पर्म बन रहा है ना, तो प्रत्येक गैमेट में क्या होगा, एक तो X होगा और एक क्या होगा, Y होगा। होगा कि नहीं होगा, अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो एक गैमेट जो बन रहा है, जो स्पर्म बनना है, तो पर हर गैमेट में एक X होगा या फिर एक Y होगा। तो हमारे पास आधे गैमेट की बात करें, आधे की बात हो रही है भाई, आधा आधा चल रहा है, तो आधे गैमेट्स की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास 22 तो पेयर पूरे होंगे, लेकिन x वाला पार्ट है तो इसके पास 22 प्लस x होगा। ठीक है, और बाई वाले पार्ट के लिए 22 पेयर क्या होंगे, सेम होंगे, ऑटोसोम्स होंगे। अगर बाई मिल गया तो उसे कहेंगे बाई बन जाएगा। ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब इसमें आंसर देख लो क्या हो जाएगा, हमारे पास आधे की बात हो रही है ना कि पूरे की, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं। आपको भी पता है कि मैं जो जिस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ आपको इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए। हम यहाँ पे जो चढ़ रहे हैं ना, मानव नर के बारे में जो भी चीज़ें पढ़ी, तो हमें पता है अर्धसूत्री विभाजन में यहाँ पे जो गैमेट्स हैं वो गैमेट्स जो हैं एक एक्स बनाएगा और एक वाई बनाएगा। अगर आधे गैमेट्स की बात हो रही है तो वो 22 प्लस एक्स होगा, अगर आधे दूसरे आधे की बात हो रही है तो 22 प्लस वाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x और x मिल जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वो लड़की होगी। अगर x और y मिल जाएंगे तो वो लड़का होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बी आंसर दिया है त्रिशा शर्मा ने, बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे ये चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाने के मकसद से दी हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं अगला, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आपने आईवीएफ सुना होगा। आईवीएफ ये क्या होता है? अगर आप नए हो तो आप मैं बता दूं कि आईवीएफ का मतलब यहाँ पे है कि अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी महिला को बच्चा नहीं हो पाता तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्रोसेस जो ना हो, जो प्रोसेस होती है जो सेक्स के द्वारा बच्चा किया जाता है, उसकी जगह पर हम आईवीएफ का यूज कर लेते हैं। ठीक है। अब इस आईवीएफ में क्या होता है, शिशुओं का जन्म इसमें से किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, ये पूछा गया है। शिखा गौतम कह रही हैं बहुत अच्छा भाई, ये बिल्कुल अच्छा। अगर आप इस तरीके से तारीफ करें तो बहुत अच्छी बात है और मैं इसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा। लेकिन हाँ, अगर आप क्लास में जुड़े रहते हैं तो और अच्छी बात है। ये जो कहते हैं ना कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन आप बीच में जाना चाह रहे हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कोई कमी रह गई होगी। मैं चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पे जुड़ें तो पूरे क्वेश्चंस को देखें जिससे आपको समझ में आए कि हाँ किस तरीके से ये क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होंगे तो आप इनके आंसर दे जाओगे। ठीक है, थैंक यू त्रिषा शर्मा। रोटी बनानी है, कोई बात नहीं, बना लो रोटी और भिजवा देना जो अगर एक्स्ट्रा बना लो तो। 11 का आंसर बताओ। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन 11 का सी बताया है। तो आईवीएफ में होता क्या है, तो आपको पता है हम इंटरनली अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करते हैं, अब इंटरनली फर्टिलाइजेशन जो वजाइना के अंदर होता है उसे कहते हैं इंटरनली आपका फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, आईवीएफ में क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, यहाँ पे वजाइनल यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसमें क्या होता है, बाहर फर्टिलाइज कराया जाता है, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाहर निषेचन किया जाता है। ठीक है। अब बाहर किस तरीके से, किस प्रोसेस से किया जाता है, तो आपको पता है मेल के पास में क्या होता है, मेल का जो गैमेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गैमेट को हम क्या कहते हैं, एग कहते हैं। अगर यहाँ पे इंटरनल चीजें होती हैं, अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता तो वहां पर अंदर की तरफ में स्पर्म और एग मिलते। ठीक है। और उसके बाद में वही जो है, जो इसके बाद में फर्टिलाइजेशन होता और वो धीरे 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 करके बच्चे में डेवलप होता। लेकिन कोई भी चीज यहाँ पे अगर आपके अंदर कोई कमी रह जाती है तो उसकी वजह से आपका जो है बच्चा नहीं हो पा रहा, तो उस जगह पर हम आईवीएफ का यूज करते हैं। तो मेल के पास में स्पर्म और फीमेल के पास में एग, इन दोनों को यहाँ पे फर्टिलाइज कराया जाता है। क्या होता है, फर्टिलाइज कराया जाता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है, बाहर होता है। कहाँ पे, बाहर होता है। यानी हम कह सकते हो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में भी है ना, ट्यूब में होता है। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद में उसको गर्भाशय में फिर क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो 2 से 3 सप्ताह की जो प्रोसेस होती है जिसमें निषेचन होता है, तो वो निषेचन के बाद में वो प्रोसेस जो है, फिर उसके आगे की प्रोसेस जो है वो गर्भाशय के अंदर ही होती है, यूटेरस में ही होती है। तो बच्चा भले ही वो क्या हो, ट्यूब में नहीं होता, बच्चा तो पेट में ही होगा, लेकिन प्रोसेस जो होती है वो बाहर होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि शुक्राणु और डिंब का बाह्य निषेचन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और एग का। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सी आंसर बताया एएसपी ने और ये हैं बंदा, त्रिषा शर्मा ने ही बताया। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं अगले पर। ये मैंने यहाँ पे दिया है, ये आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले यहाँ पे हार्मोन थेरेपी दी जाती है और इसके बाद में क्या किया जाता है, आपके पास में जो वजाइना होता है या फिर कह सकते हो कि एग, यानी महिला की तरफ से एग और पुरुष की तरफ से स्पर्म, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन कराया जाता है और स्पर्म प्रिपरेशन करके एग का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन को एम्ब्रायो में डेवलपमेंट किया जाता है 2 से 6 महीने में और उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रायो ट्रांसफर किया जाता है किसमें, वजाइना में, यानी गर्भाशय में, और गर्भाशय के बाद प्रेगनेंसी हो जाती है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दे रखी हैं, ये पूरा चक्र है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अम्ल क्षारक का सूचक निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो ये नहीं बता पाएगा कि कोई वस्तु यानी कोई भी चीज एसिड है या कोई भी चीज बेस है। एसिड और बेस का इंडिकेटर कहलाता है। इनमें से कोई एक जो है वो नहीं होगा, बाकी 3 है। तो बंदा आपका नाम लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो क्यों भाई हम बंदा ही कह लेंगे, अगर सामने वाला बंदा है तो बंदा ही कहेंगे ना। आते उसी पे, अम्ल क्षारक सूचक नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास में एक फिनोप्थिलिन होता है, मैथिल ऑरेंज होता है
और लिटमस। लिटमस को तो आप सभी से पढ़ के आ रहे हैं कि लिटमस पेपर नीला हो जाता है, लिटमस पेपर लाल हो जाता है जब हम अनिल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अनिल की बात करते हैं। अब ये अनिल कौन है? दिमाग में आ रहा होगा भाई अनिल कौन है। तो अनिल का मतलब है अम्ल और नील का मतलब है नीला। अम्ल और ला का मतलब है लाल। तो इसका मतलब क्या है? अगर अम्ल होगा तो वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। आ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल। ठीक है। और छलनी की अगर मैं बात कर दूं, दिमाग में आएगा ये छलनी क्या है? तो छलनी का मतलब है क्षार, और ला से हो जाएगा आपका लाल और नी से हो जाएगा नीला। तो छलनी क्या कर रही है? क्षार को, यानी लिटमस पेपर क्षार के साथ में आता है तो लाल को नीला कर देता है। तो इसका मतलब क्या है? डी तो यहाँ पे जो है वो सही है, ये तो अम्ल और क्षार को बता रहा है। फिर आते हैं मैथिल ऑरेंज पे। मैथिल ऑरेंज जो होता है अम्ल के साथ में क्रिया करके लाल को पीला कर देता है। भाई ये सबको नीला पीला सब कर रहे हैं, लाल को पीला कर देगा। तो इसका मतलब ये भी हमारा सही है। हम फिनोप्थलीन की बात करते हैं तो फिनोप्थलीन जो होता है ये खुद में तो रंगहीन होता है, भाई इसके पास कोई कलर नहीं है, लेकिन दूसरे को कलर देने का काम कर रहा है। ये है असली मेंटोस जिंदगी, जो किसके पास कुछ भी नहीं है, रंग नहीं है, लेकिन दूसरे को कलर दे देता है। अम्ल के साथ में तो क्या होता है? रंगहीन होता है, लेकिन क्षार के साथ में ये गुलाबी कलर का हो जाता है। तो याद रखना हमारे पास में केवल बचा स्टार्च पेपर, और ये स्टार्च पेपर है केवल स्टार्च की उपस्थिति को बताता है, ये कोई सूचक नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है। जिले का नाम है, अच्छा बांदा है, मैं कह रहा बंदा बंदा कौन है ये। चलो कोई बात नहीं है, बांदा। मुझे लगा कि बंदे की बात हो रही है यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर, उससे पहले मैंने यहाँ पे सारी चीजें दे रखी हैं कि लिटमस पेपर के साथ में हल्दी भी आपका क्या है? हल्दी भी एक प्रकार का इंडिकेटर है। ठीक है, हल्दी भी हमारा इंडिकेटर है। बाकी चीजें आपको दे रखी हैं, पढ़ लेना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 क्या कहता है? 13 कहता है हमारे पास में दो स्टेटमेंट दिए हैं, अब इन दोनों स्टेटमेंट को देखना है कि सही कौन सा है गलत कौन सा है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। जब मैंने पहले को पढ़ा स्टेटमेंट को तो देखा कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र दे रखा है CaOCl2। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो होता है वो वास्तव में CaOCl2 ही होता है। क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट यानी स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है, शिखा वर्मा। हाँ जी, अब मैं बांदा नहीं कहूंगा, अब मैं शिखा वर्मा कह दूंगा। ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड कहता है ब्लीचिंग पाउडर तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन बनाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बात आपको पूरी एनसीईआरटी में सेम लाइन लिखी हुई है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हो तो वहां पे बिल्कुल सेम लाइन लिखी है कि CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। बाकी का ब्लीचिंग पाउडर जो है एसिड के साथ में मिलके क्या बनाता है? क्लोरीन बना देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही सही हैं, और आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, आया समझ? नहीं आया? क्या आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कहता है? अब भाई जो लोग मांसाहारी हैं शाकाहारी हैं यहां पे देख लो। याद रखना कि हमारे पास में मनुष्य ना तो मांसाहारी है ना शाकाहारी है, मनुष्य सर्वाहारी, सब खा लेता है, उसे कोई किसी से मतलब नहीं है। किसी और का भी हो उसको भी खा लेता है। अगर कोई मांस हो तो मांस को खा लेता है, अगर कोई खाने वाली चीजें उनको भी खा लेता, सब खा लेता है, उसको सब हजम है। ठीक है, दूसरे का पैसा तक खा जाता है। मनुष्य की बात नहीं हो रही यहां पे। बात आती है निम्न में से कौन सा विकल्प पारतंत्र में ऊर्जा प्रवाह के सही क्रम को निरूपित करता है। तो यहां पे हमें ऊर्जा का प्रवाह बताना है। तो आपको पता है कि एनर्जी के फॉर्म में सबसे बड़ा जो है वो कौन है? सन। एनर्जी के फॉर्म में सन से हमें एनर्जी मिलती है। सन को सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में होते हैं उत्पादक। उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक तो पेड़ पौधे होते हैं। अगर उत्पादक पेड़ पौधे हैं तो इसका मतलब ये पेड़ पौधे को भी क्या मिल रहा है? यहाँ पे एनर्जी लॉस, एनर्जी मिल रही है, और एनर्जी की वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया से यहाँ पे पेड़ के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, और यहाँ पे पेड़ जो हैं वो दूसरे को भोजन करवाते हैं। ठीक है,
अब उत्पादक के बाद में इन पेड़ को खाने वाला होगा। इन पेड़ को खाने वाला कौन होता है? वो शाकाहारी कहलाता है। पेड़ से मिलने वाली चीजों को खाने वाला इंसान शाकाहारी होगा, जो उत्पादक को खाता है। और अगर उत्पादक के बाद में अगर कोई कुछ आएगा तो इन शाकाहारी को खाने वाला, भाई शाकाहारी कोई मेंढक भी हो सकता है, शाकाहारी कोई जानवर, मतलब मैं कह सकता हूं कि आप बकरी की बात करें, बकरे की बात करते हैं, मुर्गे की बात करते हैं, तो आप इन चीजों को देखते हैं ना, तो ये शाकाहारी हैं। तो ये शाकाहारी को लोग कौन खा जाता है? मांसाहारी लोग खाते हैं। जितने भी मांसाहारी लोग नहीं, मैं कहूंगा जानवर, जो मांसाहारी हैं वो क्या है, यहाँ पे जानवरों की बात हो रही है। ठीक, मांसाहारी क्या करेंगे? इन शाकाहारी को खाएंगे। और इसके बाद में जो अपघटनकर्ता होते हैं, ये क्या होते हैं? अपघटनकर्ता होते हैं। इन्हें हम शीर्ष मांसाहारी कहते हैं, जो मांसाहारी को भी खा जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस हमारी चलती है। अगर मैं अपघटन की जगह पे इसे शीर्ष मांसाहारी कहता हूं, ठीक है, तो ये भी सही होगा। तो सबसे पहले सन होगा, सन से एनर्जी मिलती है पेड़ पौधों को, पेड़ पौधों को खाता है शाकाहारी, शाकाहारी को खाने वाला मांसाहारी, और मांसाहारी को खाने वाला शीर्ष मांसाहारी। तो इनमें से कौन सा सही है? आप बताओ कि सबसे पहले कौन आएगा। इसमें मुझे लगता है जो तीर के निशान है ना, वो गलत लगे हैं। तो मुझे लगता है सूर्य का प्रकाश अगर आ रहा है तो ये इस टाइप के साइन होंगे। ये साइन गलत है। सूर्य का प्रकाश, उसके बाद उत्पादक, उत्पादक के बाद में शाकाहारी, शाकाहारी के बाद मांसाहारी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक थी तो वो मैंने सही कर दी है। जो तीर के निशान है ना, वो इस साइड होंगे। और मैं कोशिश करता हूं यहीं पे सही करने की। लो, अभी 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 आ जाएगा, याद ही हो गया। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डी और बी दोनों होंगे। अरे वो यहाँ पे गलती हो गई थी, जो टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। बी यहाँ पे होगा क्योंकि दोनों में सेम है। बी नहीं, डी का यहाँ पे क्या है, ये मांसाहारी, मांसाहारी से शाकाहारी, शाकाहारी से उत्पादक और सूर्य का प्रकाश। यहाँ पे जो तीर है ना, वो तीर का निशान उल्टा लगा हुआ है इसमें जो एग्जाम था उसमें, और यहाँ पे जो निशान लगे हैं वो आपका उल्टे लग गए हैं। बस इतना ध्यान रख लेना, हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। और ये मैंने एनर्जी का फ्लो यहाँ पे आपको बता दिया है कि एनर्जी का फ्लो किस तरीके से होता है। सबसे पहले सन, सन के बाद प्लांट, प्लांट के बाद प्राइमरी कंज्यूमर जो कि आपको चूहा दिख रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि आपको यहाँ पे गिद्ध दिख रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद में डीकम्पोजिशन जो कि अपघटनकर्ता कहलाते हैं। ये आपके हैं। हो जाता है, कभी कभी हो जाता है भाई, सब लोग यहाँ पे कोई भगवान नहीं है, सब लोग अपने इंसान हैं, इंसानों से गलतियां होती हैं। कोई यहाँ पे इंसान जो है कंप्यूटर तो नहीं है, कभी कभी थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं और गलतियां माफ़ी लायक होती हैं। ये बात आप याद रखना। जो नहीं करता है उसे भी कोई नहीं करता होगा, इसी वजह से नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर आता है 15। 12 ओम और 24 ओम के दो प्रतिरोध हैं। अब आप ध्यान रखना, दोनों को हमने क्या किया है, श्रेणी क्रम में संयोजित किया। अब श्रेणी क्रम क्या होता है, तो भाई मैंने एक वायर लिया और इसी वायर में क्या कर दिया, इसी वायर में मैंने दोनों को जोड़ दिया। ये क्या है, ये श्रेणी क्रम है। ठीक है, अब एक है आपका 12 ओम का और एक है आपका 24 ओम का। अब बैटरी जो लगी हुई है, कहीं ना कहीं बैटरी से जुड़े होंगे। हाँ तो भाई जुड़े हैं, कहां से, 6 वोल्ट की बैटरी से। तो ये क्या है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। अब क्या होगा, अब यहां पे हमसे पूछा गया है 1 सेकंड में प्रतिरोध में क्षय होने वाली कुल ऊष्मा क्या होगी। तो भाई कुल ऊष्मा की बात आ रही है, तो मेरे को पहले ऐसा फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसमें सेकंड यानी टाइम हो, प्रतिरोध यानी आर की बात हो रही हो, और ऊष्मा यानी हाफ की ऊष्मा, यानी जो भी ऊष्मा खत्म होगी उसकी बात हो रही हो। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, H बराबर यानी हीट बराबर आई का स्क्वायर, यानी जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी बात हो रही है,
आर मतलब रेजिस्टेंस की बात हो रही है और टी मतलब होता है कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो टाइम की हो रही है। हम इसका यूज करने वाले हैं, लेकिन इसका यूज करने के लिए मेरे पास में आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, मेरे पास आई की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहां पे मैं दोनों चीजों को वैल्यू को निकालूंगा। सबसे पहले मेरे पास में एक फॉर्मूला बनता है, क्या? बी बराबर आई आर। क्या बनता है? बी बराबर आई आर। बी की वैल्यू दी है कि हाँ जी दी है, कितनी दी है? 6 वोल्ट दी है तो लगा दो। आई की वैल्यू दी है? नहीं दी है। फिर कैसे लगाओगे? तो आई यहां पे यहीं रखोगे। कहोगे आर की वैल्यू दी है, तो आर की वैल्यू तो दो दो दी है। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान रखना, ये श्रेणी क्रम बताया था। कैसा? श्रेणी क्रम संयोजन है। और श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2, और जितने प्रतिरोध जुड़े हों प्लस करते जाएंगे। तो R1 कितना है? 12 है। R2 कितना है? 24 है। तो 12 और 24 कितना हो जाएगा? 36 ओम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूं? आर की वैल्यू लगा दूंगा 36, और 6 से ये डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा 6 बार, और आई की जो वैल्यू आएगी आएगी आपकी 1/6। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 1/6 तो ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन आंसर तो हमारा निकला ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर निकला है वो आई है। अब मुझे क्या चाहिए? आर पता है 36 ओम, आई पता है, टी मुझे दे रखा है। अब मैं यहां पे ऊष्मा पता कर सकता हूं, तो इसी फॉर्मूले का आपको यूज करना है। तो करें यूज। तो क्या होगा? H बराबर आई स्क्वायर आर टी। हीट पता नहीं है, आई जो है स्क्वायर हो जाएगा तो 1/36 हो जाएगा। आर कितना है? 36 दे ही रखा है। टी कितना है? 1 सेकंड है। 36 से 36 डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद में बचेगा मेरे पास में 1, और 1 क्या भाई? ऊष्मा का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। तो मैंने बना दिया ये। तो आप देख लो आंसर क्या हो जाएगा? 1 जूल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो आपसे अगर पूछा जाए आंसर तो आप बता सकते हैं। दिल्ली कौन है भाई? दिल्ली एड्रेस? सुमित गोला भाई, गुड इवनिंग सुमित गोला। और इसी के साथ में तृषा शर्मा तो कह रहे हैं बन जाए, खाना वाना बनाने की बात हो रही है। लोग कह रहे हैं यहाँ दिल्ली रहते हैं, एड्रेस दिया जा रहा है। अच्छी बात है। शुरू में नंबर्स दिए जा रहे थे, पता नहीं क्या चल रहा है हमारी क्लास में, पढ़ने से ज़्यादा बेटर चीज़ें ये चल रही हैं। छोड़ो, कोई बात नहीं, मजाक की बात है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका के चपटी प्रतीत होने का परिभाषित करती है? तो दिमाग में बस इतना ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो प्रकाशीय घटना हो रही है उसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो घटना होती है, आपने देखा होगा कि सूर्योदय होता नहीं है, सूर्य उदय नहीं होता, लेकिन तब तक हमें प्रकाश दिख जाता है। सूर्य अस्त नहीं होता, उसके बाद भी प्रकाश हमें दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है? यहां पे अपवर्तन होता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ये है आपकी पृथ्वी, और पृथ्वी में कोई व्यक्ति अगर रह रहा है तो यहां पे वो देख रहा होगा सन को। अब ये सन को जब ये देखेगा तो यहाँ पे सन की रेज किस तरीके से जानी चाहिए? ऐसे जानी चाहिए। लेकिन हो क्या जाता है? अपवर्तन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके चारों ओर वायुमंडल है, वायुमंडल में कण पाए जाते हैं। कण होंगे तो वो सघन एरिया होगा, तो विरल से सघन की ओर कोई वस्तु जाएगी तो ये मुड़ जाएगी और इसकी आंखों में इस तरीके से जाएगा। अब ये इस तरीके को देखेगा तो देखने पे इसको सूर्य जो है वो कहाँ दिखाई देगा? सूर्य इसे इस जगह पर दिखाई देगा। सन की जो वास्तविक पोजीशन ये होती है, लेकिन हमें आभास क्या होता है, यानी इमेजिनेशन क्या होती है? वर्चुअल इमेजिनेशन कहेंगे, या फिर ये हमारी इमेजिनेशन होती है। तो आपको जो सूर्य दिखता है ना, वो जो सूर्य है वो उस जगह पे होता नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। तो अपवर्तन होता है। गुरुजी इससे पहले में मेरा 1.5 आया था। कैसे आया था भाई? आप एक बार बताओ। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 12 और 24 ओम के प्रतिरोध दिए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े। मैंने दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। कोई भी वायर है श्रेणी क्रम में जोड़ा, उसके बाद उसे बैटरी से जोड़ते हैं, तो बैटरी से भी जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ने के बाद में मैंने हीट का जो फॉर्मूला होता है उसका यूज किया। यहाँ पे मुझे पता चला कि ना तो मेरे पास में आई है, ना ही मेरे पास में आर है, टी दिया है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? आर निकाला। आर की वैल्यू मुझे दी है श्रेणी क्रम में, मैंने निकाली 36 ओम। यहां से मुझे आर पता चला,
यहां मुझे आई पता करना है क्योंकि फॉर्मूले में आई है, तो बी बराबर आई आर का यूज किया, वैल्यू को रखा, 1/6 आ गया। जब मेरे पास में आर की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू दी है, तो क्या करूंगा, फॉर्मूले का यूज करूंगा क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए। ऊष्मा का फॉर्मूला लगाया, आई की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू रखी, रखने पर 1 जूल आ गया। 1.5 आने का कोई भी चांसेस नहीं है। ठीक है, सुमित गोलार बिल्कुल सही है। इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब आपको पता है कि हमारी क्लासेस जो हैं, जितनी भी क्लासेस हुई हैं, अगर आपने आज की क्लास देखी और आपको पसंद आई है तो इस क्लास को इससे पहले की क्लास को देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, वहां पे आपको सारी क्लासेस दिख जाएंगी सीक्वेंस वाइज। ठीक है, इसी के साथ में आप जाएंगे। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हमने पढ़ तो लिया, पढ़ने के बाद में मेरे को चाहिए पीडीएफ, तो पीडीएफ कैसी मिलेगी, तो पीडीएफ मिलेगी आपको कहां पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम डाउनलोड करो, टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे सर्च करो यादविन स्मार्ट क्लासेस। यादविन स्मार्ट क्लासेस को सर्च करने के बाद में आपको वहां पे क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है और सारी पीडीएफ आपको मिल जानी है। इसी के साथ में अब बात करते हैं हमारे बैच की, क्योंकि हमारा बैच आ रहा है। बैच कौन सा है, ग्रुप डी का चैंपियन बैच। और इस चैंपियन बैच को अगर आपको पढ़ना है थ्योरी और कंसेप्ट के साथ में, तो आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं और ये आपको यादविन स्मार्ट क्लासेस के एप्लीकेशन पे मिलने वाला है। इस ग्रुप डी में आपको साइंस, मैथ, रीजनिंग और जीएस पढ़ाई जाएगी। लेकिन अगर आप मेरे केवल जीएस के साथ, या मैं कहूँगा मेरे साइंस के बैच के साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो आप 99 रुपये में मेरे साथ में साइंस पढ़ सकते हैं, जिसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पढ़ा रहा हूँ। और वो बैच आपका जल्द ही लॉन्च होने वाला है, तो आप इसी तरीके से मेरे साथ में जुड़े रहिए। लेकिन एक और आपको खबर देना चाहता हूं कि अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, तो पुलिस में जाने के लिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक सम्मान बैच। और इस सम्मान बैच में हम आपको सम्मान दिलाने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि आपको ऐसा सम्मान मिले कि आपको दुनिया याद रखे। ठीक है, तो इसी के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक बैच है सम्मान बैच, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। और ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हमारी पूरी टीम आपको क्या क्या पढ़ाने वाली है। मैथ्स, रीजनिंग के अलावा अगर आपको मूल विधि पढ़ना है, अगर आपको पॉलिटी पढ़ना है जिसका वेटेज ज़्यादा है, तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये क्लास आपकी जल्द ही लॉन्च होने वाली है। 399 रुपये में, मात्र 399 रुपये में आपको ये बैच मिलने वाला है। आप ग्रुप डी की बात करो, चाहे हमारे यूपी पुलिस के बैच की बात करो, दोनों ही आपको 399 मिल रहे हैं। तो जल्दी कीजिए, जल्दी इन बैच को खरीदने की कोशिश करिए, क्योंकि इसके बाद में इसकी फीस जो है वो बढ़ जाएगी। और फिर आप कहेंगे कि हमने फीस बढ़ा दी, लेकिन आपको कंटेंट अगर आप देखोगे तो आपको कंटेंट एक नंबर कंटेंट मिलने वाला है, जिसमें हम आपको इस तरीके से पढ़ाने वाले हैं कि आप यूपीएसआई के बैच को खुद कहेंगे कि आप यहां पे पढ़ने के बाद में हमारा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, हाँ जी, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। तो इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं, बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, किस तरीके से हमारी क्लासेस चलने वाली है। लाइव क्लासेस के साथ में डेली चलेंगी, पीडीएफ आपको मिलती रहेगी, हैंड रिटन नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, बाइलिंगुअल कंटेंट रहेगा। अगर आप कोई व्यक्ति हिंदी और कोई व्यक्ति इंग्लिश है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। थ्योरी कंप्लीट आपको कराई जाएगी, आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। इसके साथ जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा वो अपडेटेड होगा। जैसे आपने देखा होगा मूल विधि में, आपने पता होना चाहिए सीआरपीसी इनको चेंज कर दिया गया आईपीए, तो यहाँ पे उनका मतलब है कि हम अपडेटेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराएंगे जो आपकी क्लास में आने वाले हैं। टेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो वही, अगर आपने थ्योरी पढ़ लिया तो टेस्ट सीरीज करना बहुत जरूरी होता है। पीवाईक्यूज भी हम आपको साथ में यहाँ पे कराते रहेंगे। इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और इसी के साथ में क्लास आपको पसंद आई है तो भाई लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू भाई एसपी। और जिन लोगों को क्लास पसंद आई है, सुमित गोला एप्लीकेशन पर नहीं, हाँ एप्लीकेशन पे अभी पीडीएफ नहीं प्रोवाइड की जा रही है। अभी जो पीडीएफ इस क्लास की जो दी जा रही है, जो आपकी यूट्यूब पे चल रही है, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलने वाली है। लेकिन एप्लीकेशन पे जितने भी कोर्सेज रहेंगे उनकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर ही मिलने वाली है, वो टेलीग्राम पर नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नई क्लास में, जो कि आपको शाम को 6 बजे मिलने वाली है। इसी के साथ में अदर क्लासेस के डेमो भी आपको मिलने वाले हैं, जो हमारी एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों पर रहने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।